नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 3 राज्यों के नतीजे खास तौर से देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और उन नतीजों के बाद जो सबसे ज्यादा बात चर्चा में बनी हुई है वो ये है कि मोदी जी ने कहा कि 2024 में हैट्रिक लगाने के ये संदेश हैं। यानी 2024 में मोदी जी फिर बड़ी ताकत में आ रहे हैं, ये उन्होंने एक मैसेज दिया। क्या है इस मैसेज की सच्चाई? क्या वास्तव में 2024 में मोदी जी के आने के द्वार खोल दिए, या फिर ये एक कहानी है जिसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? मुझसे कई दिनों से मेरे दर्शक पूछ रहे थे कि अभय दुबे जी क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके राजनीतिक तर्क, उनकी राजनीतिक क्षमता, चीजों को पढ़ने की उनकी काबिलियत काबिले तारीफ है। मैं इस बात से मानता हूं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत अध्ययन किया है, सामाजिक परिवेश को बहुत जाना है, राजनीतिक परिवेश को बहुत जाना है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ज्यादा बीमार थे, गले में इन्फेक्शन है उनके। डॉक्टर ने बोलने को मना किया 1 हफ्ते को, लेकर जो पत्रकार होता है वो मानते नहीं है। आज मैं उनको लेकर आ रहा हूँ, हालांकि मेरे को आप कोसिएगा मत, मैंने उनसे कहा मत बोलिए, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो वो बताना चाहते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, मैंने बता दिया दर्शकों को कि आपका गला खराब है, तो दर्शक मुझसे ही कहेंगे कि मैं आपको क्यों बुला लिया हूँ। तो मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ, और आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप बता तो दीजिए, लेकिन आराम करिए। लेकिन आप जी ऐसे पत्रकार हैं जो काम करते हैं तभी ठीक होते हैं। तो जी आप स्वस्थ हो, इसकी कामना के साथ मैं बात की शुरुआत करूंगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 3 राज्यों के नतीजे संदेशे हैं कि वो 2024 में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी समीक्षक को आप आ, किसी भी समीक्षक ने जो पहले बातें की थी चुनाव के नतीजे आने से पहले, आप उन बातों पर गौर कीजिए। सभी समीक्षक कहते थे कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। इसी के साथ साथ सब लोग कह रहे हैं कि स्प्लिट वोट है, वोटर जो है स्प्लिट हो गया है। यानी लोग विधानसभा चुनाव में किन्हीं और बातों पर सोच के वोट देते हैं और लोकसभा चुनाव में किन्हीं और बातों को सोच के वोट देते हैं। तो जब तक विधानसभा चुनाव में विपक्ष जीतता है तो स्प्लिट वोट की परिघटना को इस तरह पेश किया जाता है कि अब लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, अब मोदी जी विधानसभा चुनाव में जीत गए हैं, फिर भी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीतेंगे, तो अब स्प्लिट वोट कहां गया? भाई, इन लोगों से पूछना चाहिए, स्प्लिट वोट कहां गया? लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के मुद्दे जो अलग अलग होते थे वो मुद्दे कहां गए? आखिरकार क्यों ऐसा है कि मोदी जी की गारंटियां यहां जीती है तो मोदी जी की गारंटियां वहां भी जीतेंगी? ऐसा क्यों है? ये जो डबल स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा, ये डबल स्टैंडर्ड चुनावी समीक्षा का और राजनीतिक समीक्षा का जुलूस निकाल देता है। वस्तु स्थिति यह है कि हमेशा अतीत में भी आपको याद होगा कि जब 2000 आपको याद होगा जबकि 1984 में कांग्रेस ने पूरे देश में सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, उसके 1 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव हुआ था और रामकृष्ण हेगड़े जीत गए थे और कांग्रेस हार गई थी। तब किसी ने उसको स्प्लिट वोट की परिघटना के तौर पे उसका फॉर्मुलेशन नहीं किया था, उसका सूत्रीकरण नहीं किया था। आज हमें बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई, अगर स्प्लिट वोट की परिघटना ना होती तो 2004 में कांग्रेस न जीतती चुनाव, भाजपा को ना हरा पाती। यानी उसमें उसमें लोगों ने जहां जिसमें विधानसभा में वोट दिया था वहीं उन्होंने लोकसभा में वोट कर दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये पूरा दावा ही सिरे से गलत है कि क्योंकि हम विधानसभा में जीत गए इसलिए हम लोकसभा में भी जीत पाएंगे। आप 2003 से सभी आप चुनावी देख लीजिए, योगेंद्र यादव ने इनकी एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में उन्होंने बताया है कि ऐसा कई दफा हुआ है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई लेकिन लोकसभा जीत गई। एक बार विधानसभा चुनाव जीत गई लेकिन लोकसभा में पीछे रह गई। इसी तरह बीजेपी जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव में पीछे रही, लोकसभा चुनाव में आगे निकल गई। ये लगातार चलता रहता है क्योंकि 2018 में ऐसा हुआ था। इसी के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हम 2019 भी जीत जाएंगे। मेरा तो कहना है कि अगर अगर भाजपा इन 3 राज्यों में हार भी जाती तब भी यही कहा जाता कि मोदी जी 2024 जरूर जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने 2019 में 18 में चुनाव जीतने के बावजूद 2019 जीत लिया था। अच्छा, अब गोदी मीडिया की समस्या क्या है कि मोदी जी की इसी बात को हर जगह टैगलाइन बनाया जा रहा है, हर जगह खींचा। ऐसा लगता है कि पूरा मीडिया बार बार जनता के सामने यही चीज परोस रहा है कि मोदी की गारंटियां ही 2024 का चुनाव जिताएंगी। कुछ चैनलों ने तो अपने कार्यक्रम पर नाम ही मोदी की गारंटी रख दिया है। तो एक तरह से सभी चैनल जैसे तैयार बैठे हुए हों जहां भाजपा चुनाव जीते और हम मोदी जी के प्रचार में जुट जाए। तो ये सब हो रहा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है
कि विपक्ष की एकता कैसी होती है, विपक्ष क्या रणनीति अख्तियार करता है? और वो लोकसभा अलग चीज है, विधानसभा अलग चीज है। मैं इस बात को बार बार कहूंगा और सब लोग इस बात को देखेंगे भी कि चुनाव 2019 की नकल नहीं होंगे 2024 में। अभय जी, लोग इसलिए बम हैं कि किसी को अंदाजा नहीं था। अधिकांश एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतेगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत आई है बीजेपी की, तो लोग लग रहे हैं कि ये सब मोदी मैजिक का हुआ। वहां पे शिवराज का चेहरा नहीं था, वहां रमन सिंह का चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी का चेहरा था। तो मोदी के चेहरे में इतना जादू है कि वो कहीं पे भी चुनाव जिता देते हैं। और कई चुनाव ऐसे होते हैं जो हारे जाते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हारा गया है, मध्य प्रदेश में चुनाव जीता नहीं गया है। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को यशवंत देशमुख जो सी वोटर चलाते हैं और सभी लोग, वो लोग सब ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति वहां पे मजबूत थी। जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उससे उनकी परिस्थिति लगातार गिरती चली गई कांग्रेस ने। और उस बात को बाकायदा उदाहरण देके विस्तार से बात की जाए, इस बात पर कल कभी आप अलग से कार्यक्रम करें, इसको साबित किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा ने जीता नहीं है, कांग्रेस ने हारा है। राजस्थान का चुनाव और भी ज्यादा नजदीक हो सकता था। राजस्थान में वैसे भी कांग्रेस ने सम्मानजनक सीटें प्राप्त की हैं। ये आप नहीं कह सकते कि 2013 में जो हुआ था वो हुआ है इस बार। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने, कम से कम मैं मानता हूं कि राजस्थान का और मध्य प्रदेश का चुनाव अपनी खराब चुनावी मुहिम के कारण वो लोग पराजित हुए हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में इसकी जिम्मेदारी में कांग्रेस आला कमान में डालता हूं कि वहां की जो वास्तविक स्थिति थी, उस वास्तविक स्थिति को कांग्रेस आला कमान समझने में नाकाम रहा। कांग्रेस इससे कहीं जो जिसने प्रदर्शन किया है, उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। इसके बावजूद भी आप देखिए, इन 3 चुनाव हारने के बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन इतना बुरा नहीं है, जितना कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि सूपड़ा साफ हो गया, मोदी ने चमत्कार कर दिया। ये सब नहीं है। आप वोटों के प्रतिशत देखिए। मध्य प्रदेश में वोटों का फ़र्क ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में वोटों का कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, छत्तीसगढ़ में वोटों का फ़र्क नहीं है और तेलंगाना तो कांग्रेस ने जीत ही लिया। हुआ ये है कि इन 3 राज्यों के पराजय ने तेलंगाना की जीत की जो चमक है ना, उसको थोड़ा-सा पीछे कर दिया। तेलंगाना में बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई है, बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। उस जीत का साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की राजनीति के लिए महत्व है। उस जीत का राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्व है। उस बात को समझे बिना लोग केवल इन्हीं तीनों राज्यों की जीत का गुणगान कर रहे हैं। अबे जी, एक चीज और है कि कांग्रेस के नेता डिमोलाइज हो गए हैं, हताश हो गए हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, हर जीत कुछ न कुछ निराशा लाती है, कुछ न कुछ हर पराजय कुछ न कुछ निराशा लाती है, कुछ न कुछ मनोबल का उसमें क्षय ज़रूर होता है। लेकिन कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। मोदी जी कब से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बार-बार पराजित भी होती है और बार-बार वापसी भी करती है। अभी जब कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल हुई थी, तो उसको एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के भी पेश किया गया कि भाई अब ये जीत हो गई, अब ऐसी ही जीतें लगातार होती चली जाएँगी। तो भारतीय राजनीति काफ़ी जटिल है, ये चुनाव नतीजे बताते हैं। जो लोग बहुत उछल रहे होते हैं, लगातार राजनीति उसके नीचे से, अब बीजेपी को लग रहा है कि अब वो अपराजेय हो गई है। अब वो लगातार इसी तरीके से जीतती चली जाएगी। बीजेपी भी इस मुगालते में है, बीजेपी को भी उसका नुकसान होगा। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बीजेपी को लड़खड़ाने में केवल उसकी 31 सीटें हैं। अगर बीजेपी की 31 सीटें कम कर दी जाएँ, तो बीजेपी एक पार्टी के तौर पे अल्पमत की पार्टी हो जाएगी। और 31 सीटों कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है 31 सीटें कम करने का। अपोजिशन अगर केवल बीजेपी की 50 सीटें ही कम कर दे, तो बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर उन्हें गठजोड़ सरकार बनानी पड़ेगी। फिर इन ये मोदी जी ऐसे मोदी जी ना हो के कुछ और मोदी जी होंगे। इन्हें अपने मुखौटे, अटल बिहारी वाजपेयी का मुखौटा लगाना पड़ेगा अपने ऊपर। वरना इनके साथ लोग आने के लिए तैयार नहीं होंगे, या जो आने की तैयार होंगे वो बहुत कड़ी सौदेबाजी करेंगे इनसे। आज ये सोचते हैं कि नवीन पटनायक के विधायक के एमपी इन्हें मिल जाएंगे, इन्हें जगन मोहन रेड्डी के एमपी मिल जाएंगे और के चंद्रशेखर राव के एमपी मिल जाएंगे तेलंगाना में। तो वो इतना आसान नहीं होगा एमपी मिलना। जैसे ही उन्हें दिखाई पड़ेगा कि इसको इनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, उसके बाद तो फिर वो पूरा अपना सौदा करेंगे। राजनीति तो लेन देन का और सौदे का खेल है।
बीजेपी मान रही है कि इस बार हरारत पे वो 350 क्रॉस करेगी। देखिए ये सब बीजेपी का प्रचार है, अब की बार 400 पार। ये अमित शाह के आने के बाद ये फिक्रेबाजी बहुत आम हो गई है, मतलब अब की बार 350 पार, ये सब बहुत होती है। और मीडिया की समस्या ये है कि वो इन्हीं बातों को बीजेपी, जैसे बीजेपी ने उससे कहा हो गया आप दोहराइए, उन बातों को दोहराने लगता है। बार बार बीजेपी के लोग मंच पे पेश किए जाते हैं, बार बार उनसे यही बात पूछी जाती है ताकि उसी बात का वो जवाब दें। बीजेपी का जो कैचमेंट एरिया है, यानी बीजेपी का जो प्रभाव क्षेत्र है, अगर आप उस प्रभाव क्षेत्र में नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी के लिए 350 सीटें जीतना तकरीबन असंभव है। 400 सीटों की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। तो कैसे आप जीतेंगे? आप अभी अभी की बीजेपी की जो 303 सीटें हैं, उन 303 सीटों की अधिकतर सीटें तो उन इलाकों से जीती गई हैं जिन इलाकों में बीजेपी ने 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट दिखाया है। कुछ सीटें उन इलाकों से जीती गई हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 46% है। अब बीजेपी उन सीटों उन उन जहां 90% ज्यादा स्ट्राइक रेट है, वहां और कितना इंप्रूवमेंट करेगी बीजेपी, कितना सुधार करेगी अपने आप में? 350 सीटों में वो 303 है तो 47 सीटें और कहां से आएंगी? पहली बात तो ये 350 वो तब जीत पाएगी जब 2019 का चुनाव जो था वो सारी सीटें जीत ले। उसके ऊपर बेशी वो और 47 सीटें जीते। वो 47 सीटें कहां से आएंगी? तमिलनाडु से आएंगी, केरल से आएंगी, पंजाब से, जहां बीजेपी नहीं जीतती है, कहां से आएंगी? 47 कोई छोटा मोटा फिगर है लोकसभा के लिए? क्या तमिलनाडु से आएंगी, केरल से आएंगी सीटें? ये सीटें क्या पंजाब से आएंगी? कहां से सीटें आएंगी वो? बीजेपी खुश है कि इंडिया गठबंधन भी बिल्कुल तितर बितर है, आपस में लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव ने और मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची, तो उनको लग हम्म, रहा है कि ये बीजेपी कह रही है गठबंधन बनने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये बात तो देखिए ठीक है, अभी अगर इस तरह के संदेश जाएंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, अभी तो इंडिया गठबंधन वालों की गेंद जो है ना वो कांग्रेस के पाले में है और विपक्ष और गैर भाजपा विपक्ष के पाले में है। अब उनको चाहिए कि फुर्ती के साथ में जो जो डैमेज हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, और जो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां ठप कर दी विधानसभा चुनाव की मुहिम का बहाना लेकर, वो चलाते रहना चाहिए था। मैंने 4 PM के मंच पे भी कहा, सब जगह कहा कि कांग्रेस ये गलती कर रही है, इसको चलाते रहना चाहिए था, ताकि इंडिया गठबंधन के लिए जो समस्या पैदा होती उन समस्याओं के बारे में वहां चर्चा होती रहती। यहां तक कि विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों को उसका पूरा सांगठनिक ढांचा बना देना चाहिए था, उसके प्रवक्ताओं की टीम तैयार कर देनी चाहिए थी जो हर इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी सवालों का आधिकारिक रूप से जवाब देते। ये इन्होंने नहीं किया। इस बात में उसका लोगो वोगो सब बन जाना चाहिए था, उन्होंने लोगों के लिए तारीख भी घोषित की थी, नहीं कर पाए। तो ये जो कमियां रही हैं, इन कमियों को बहुत फुर्ती के साथ इन्हें दूर करना चाहिए। और अगर ये उसको नहीं दूर करेंगे तो उसी तरह मुंह के बल गिरेंगे जिस तरह 2019 में गिरे थे मुंह के बल। वो तो मदद कर देंगे मोदी जी की। इन्हें मोदी जी को वॉकओवर नहीं देना चाहिए, इन्हें मोदी जी की मदद करते हुए नहीं दिखना चाहिए। अगर विपक्ष ने अपनी एकता नहीं बनाई तो ये मोदी, तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी की जीत में इनका भी योगदान है। क्या लगता है आपको, इस बार मोदी जी ने कहा भी था हम्म, कि खड़गे जी के होर्डिंग नहीं लगे थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश पे फोटो नहीं थी, तो हम्म। ये अब आगे राहुल का चेहरा रहना चाहिए, खड़गे का चेहरा रहना चाहिए? क्या लगता है आपको, कांग्रेस को क्या रणनीति बनानी चाहिए? दलित प्रधानमंत्री का नारा देना चाहिए? किस स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए? मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को विपक्ष के साथ मिलकर एक नेशनल नैरेटिव बनाना चाहिए। ये राहुल गांधी के चेहरे पर या खड़गे जी के चेहरे पर या नीतीश कुमार के चेहरे पर, ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जाएगा। मोदी का चेहरा जरूर सामने दिखता है, लेकिन मोदी की जीत का कारण है मोदी के पास एक राष्ट्रीय कहानी है जो वो हर आदमी को सुनाते हैं। उसी कहानी में सब चीजें शामिल है। उस कहानी में जनधन योजना भी शामिल है, उस कहानी में जो भी उन्होंने तथाकथित विकास किया है वो भी शामिल है, उस कहानी में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी शामिल है, राम मंदिर भी उसी कहानी का अंग है। सब कुछ उसी कहानी में शामिल है। मोदी जी मिला जुला के वो कहानी सारे देश को सुनाते हैं। विपक्ष के पास उसका खंडन करने वाली, नकारात्मक नहीं, उसका खंडन करने वाली एक सकारात्मक कहानी होनी चाहिए। और वो कहानी बनाने और उसको सारे देश को सुनाने, यानी प्रचार के जरिए, अभी विपक्ष का पर्याप्त समय है। अभी समय की कमी नहीं है विपक्ष के पास में। तो मैं ये कह रहा आप हूं कि ये ये इस बहस में पड़ने की बजाय कि पोस्टरों में किसका चेहरा हो, और
कांग्रेस की तरफ से किसका चेहरा हो, विपक्ष की तरफ, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर विपक्ष के पास एक ऐसी कहानी जो सारा विपक्ष एक साथ बोले, एक ऐसा न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो उस कहानी का हिस्सा होगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसके बाद विपक्ष की किसी पार्टी को अपना घोषणा पत्र बनाने की जरूरत न रहे। आपको ध्यान होगा जब एनडीए बना था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से लालकृष्ण आडवाणी ने इनकार कर दिया था। उनसे पूछा गया क्यों, उसने कहा जो एनडीए का घोषणा पत्र है वही भाजपा का घोषणा पत्र। इसी तरीके से जो इंडिया का घोषणा पत्र होगा वो इंडिया में शामिल हर संगठन का घोषणा पत्र होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तब फिर ये होगा कि इनमें एकता किस बात की है। जिस न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे इंडिया गठबंधन चलेगा वही न्यूनतम साझा कार्यक्रम उस कहानी की नुमाइंदगी करेगा जो विपक्ष सारे देश को, दुनिया को सुनाएगा। अब जैसे कि अगर उस तरह का ये सब पहले बन जाता ना तो विधानसभा चुनाव में उसकी परीक्षा हो जाती। ठीक कह रहे हैं। आज तो क्या हुआ है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना, लेकिन जातिगत जनगणना का सवाल क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता उठा रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं उठा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ता। या मतलब मोदी अदानी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, क्या इन मुद्दों पर कहीं कोई फोकस है? नहीं है फोकस इन मुद्दों के ऊपर। दूसरा ये है कि ना अपनी जीतों से इन लोगों को अति उत्साहित होने की जरूरत है, ना अपनी पराजय से इनका मनोबल क्षीण हो जाए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। देश में हर राज्य अलग अलग किस्म का है। अब कर्नाटक को आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन भाजपा के संगठन से ज्यादा मजबूत है। कर्नाटक में कांग्रेस का पूरे कर्नाटक में संगठन का इवन यानी बिल्कुल समान रूप से प्रसार है। भाजपा केवल कुछ इलाकों की पार्टी है वहां। तो कर्नाटक में, और उसके पास एक अहिंदा नाम की एक रणनीति है। अहिंदा नाम की रणनीति का जातिगत जनगणना की रणनीति से सीधा ताल्लुक है। तो इन चीजों को लागू करना, जिन चीजों को आप कहते हैं उन चीजों को आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जमीन पे उतारिए ना। ये कौन काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। बहुत सारी बातें करने को, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए। आपके गले को आराम कर दीजिए। मेरे पास जितनी बातें हैं मैं उस बातों का पिटारा कल आपसे खोलूंगा। आप अपने गले को आज आराम। शुक्रिया आपका कीमती समय दिए। कल हम लोग तो ये थे अभय जी। मेरे पास राजनीति के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको गले को आराम करने की सलाह दी है, तो आज मैं उनको ज्यादा जोर नहीं देना चाह पाता। लेकिन कल से आपके ढेर सारे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं भेजिए। हम अभय दुबे जी से बात करेंगे, देखेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।